6 बजे। कितना बज रहा है? टाइम 6 हमारे को नीचे ऊपर से आए वैसे जाते हैं बस नहीं मेरे पापा आए तो करके हमने और एक किया टाइम ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप नहीं दिख रहे हैं देखो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है। ये दिख रहा है देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अब देखो हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, इससे पहले वाला चैप्टर मेथड क्या पढ़े थे, इससे पहले वाला चैप्टर क्या पढ़े थे? डीएनए सीक्वेंसिंग। उसका नाम क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो टेक्निक यूज होता है वो काफी कुछ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसा ही है, पर एंड में जाके थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको क्यों किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? देखो तुम लोग एक बात पता होगा कि ह्यूमंस में जो फिंगरप्रिंट है वो डिफरेंट है, सबका फिंगरप्रिंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसी तरह से सबका जो डीएनए है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। पर 99% जो वो है वो पूरा सेम रहता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग को डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज हम लोग को एक सेट ऑफ डीएनए का इन्फॉर्मेशन पता है, हम लोग को एक डीएनए का इन्फॉर्मेशन पता है, उसका सीक्वेंस पता है, ठीक है। हम लोग पहचानना चाहते हैं कि ये जो डीएनए का इन्फॉर्मेशन है ये किससे मैच कर रहा है, ठीक है, किससे मैच कर रहा है ये। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना पड़ेगा। अब सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसको ज़्यादा बेटर समझने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। देखो सपोज एक क्राइम सीन है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि सपोज एक मर्डर हुआ, ठीक है। यूजुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है तुम लोग ज़्यादा जेनेटिक्स में या फिर फॉरेंसिक लैब्स में तुम लोग सुने होंगे, जो कि मर्डर क्राइम सीन सब में यही बोला जाता है ना कि इसका डीएनए टेस्ट करवा लो। तो डीएनए टेस्ट मतलब क्या होता है? ये डीएनए टेस्ट का क्या मीनिंग है? यही है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब सुने बहुत बार हो गए, लेकिन इसमें क्या होता है कि तुम लोग इसका टेक्निक नहीं जानते हो, यही चीज़ है इसमें, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि सपोज एक मर्डर सीन है जहाँ पे कि एक ड्रॉप ऑफ ब्लड है, ठीक है। वो जो भी मर्डर करके गया है उसका एक ब्लड का ड्रॉपलेट गिरा हुआ है, या फिर उसका हेयर फॉलिकल, या फिर उसका किसी भी शरीर का किसी भी टिश्यू से जो कि एक्टिव टिश्यू होगा उसमें से कोई सेल अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग उससे उसका डीएनए निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए तो हर सेल में है। तो सबसे अच्छा तरह से अगर हम लोग को कोई ब्लड का ड्रॉपलेट मिल जाता है या फिर उसका बाल हेयर फॉलिकल मिल जाता है तो बहुत अच्छा तरह से निकाला जा सकता है उसका, ठीक है, डीएनए। तो हम लोग पूरा डीएनए निकाल के क्या करेंगे उसका, जो सपोज हमको एक ड्रॉपलेट मिला, ब्लड का ड्रॉपलेट मिला, अब हम उससे क्या करेंगे, उसका पूरा डीएनए का इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, मतलब पूरा सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेरा 4-5 जो सस्पेक्ट है, जो लोग भी जिनके ऊपर मेरे को शक है कि ये किया होगा, हम क्या करेंगे उससे उसका डीएनए जो डीएनए हमको मिला उससे मैच करके देखेंगे कि किसका डीएनए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो जिसका डीएनए से मैच कर जाएगा वही मेरा चोर है कि नहीं, ये भी जो भी मर्डर किया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ में आया? ठीक है। अभी हम लोग करेंगे कैसे, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसको दूसरा तरीके से भी यूज किया जाता है पैटर्निटी टेस्टिंग, पैटर्निटी या फिर मैटर्निटी में। मतलब सपोज कोई एक बच्चा है, उसका पिताजी कौन है या फिर उसकी माँ कौन है या फिर उसका फैमिली का किसी का भी उनको अगर टेस्ट करना है कि उसका बाप कौन है या फिर उसकी माँ कौन है, तो उससे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करके हम लोग उससे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे कॉमन केसेस है जो कि हम लोग का वर्ल्ड में यूज होता है, मतलब जनरल साइंस में यूज होता है। और इसका जो इजाद जो किए थे वो थे डॉक्टर एलेक्स जेफरी, ठीक है, क्योंकि इसको निकाले थे, तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है इसका नाम, ठीक है, वो देख लेना तुम लोग, एलेक्स जेफरी। तो ये जो सिस्टम है इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक बात देखो कि ह्यूमंस में 99% डीएनए जो होता है सेम होता है, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक आदमी का डीएनए जो होगा 99% सेम होगा। उसमें वेरिएशन कितना परसेंट का आता है? 1% का। और ये वेरिएशन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, इनएफिशिएंसी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब इनएफिशिएंसी होता है, डीएनए रेप्लिकेट जब होता रहता है तो वो बहुत इनएफिशिएंट रहता है, मतलब काफ़ी अमाउंट में कुछ जगह में वो गलती कर देता है, जिसका वजह से कि हम लोग का डीएनए में मतलब डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो हर इंसान में डीएनए लगभग 99% सेम होगा। अब डीएनए सेम होगा क्या मीनिंग हुआ? कल पढ़ाएं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि उसका सीक्वेंस जो होगा वो सेम होगा। समझ में आ रहा ना? सपोज ये मेरा डीएनए है और ये किसी और का डीएनए है, तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम लोग को सीक्वेंस पता चला है, सपोज ये ATTTTCG ऐसे करके है, तो किसी और के डीएनए में भी डिटो यही सीक्वेंस होगा, ठीक है। इस तरह का सीक्वेंस होगा, ऑलमोस्ट 99% सेम ही सीक्वेंस होगा, बस 1% ऐसा कहीं पे होगा जहाँ पे कि उसका डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, ठीक है। उस तरह की जगह को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म,
और अगर एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर उसको हम लोग शॉर्ट वर्ड में क्या कहते हैं, SNP या फिर SNPs। ठीक है, कल पढ़े हो तुम लोग। अगर एक न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि बस अगर सपोज मेरा यहाँ पे A है लेकिन यहाँ पे इसका A नहीं है, क्या है, G हो गया। ठीक है, बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे मेरा क्या है, A है, उसका क्या है, G है। तो इस केस को अगर यहाँ पे बस सिंपल एक ही अगर न्यूक्लियोटाइड अगर डिफरेंट रहा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पर ऐसा ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, बस एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। हो सकता है यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड अलग हो सकता है 3 न्यूक्लियोटाइड, फिर बड़े बड़े न्यूक्लियोटाइड्स भी अलग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा केसेस में न्यूक्लियोटाइड्स भी अलग हो सकते हैं। तो उस केस में उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, मेनी फॉर्म्स, मतलब एक ही डीएनए का बहुत सारा फॉर्म। देखो हम लोग के अंदर जो डीएनए है सबके अंदर में सेम है, लेकिन 1% का डिफरेंस भी तो है। तो हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि डीएनए जो है पूरा एक्यूरेट है, मेरे अंदर जो डीएनए है सबके अंदर वही डीएनए है, ये नहीं बोल सकते हम, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वही सेम डीएनए का अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म ये अकर कहाँ से करता है, और इसका हम लोग यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, ये कैसे यूज करते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो देखो ये इसका बेसिक्स था, समझ में आया ना हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, खास करके जहाँ पे हम लोग को डीएनए किसी के साथ मैच करना होता है। तो अल्टीमेटली हम लोग जब डीएनए किसी का मैच करेंगे, हम लोग क्या मैच करेंगे, ये सीक्वेंस मैच करेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है ये मैच करेंगे। देखो देखो जो डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए, ठीक है, पूरा एंटायर सीक्वेंस होता है, उसमें हम तुम लोगों को कल बताए थे कुछ कुछ जगह पे हम लोग को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला है कि कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। यानी कि सपोज ये मेरा डीएनए है, तो कहीं कहीं पे ऐसा वो नॉर्मली चलता रहेगा, A T T C G A ऐसा चलता रहेगा, लेकिन कहीं पे वो रिपीट करेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या आ गया, A T C, फिर से A T C, फिर से A T C, फिर से A T C, ऐसा रिपीट करते रहेगा। देखो ये A T C को तो कितना बार रिपीट किया, 1, फिर कितना बार रिपीट किया, 2, फिर कितना बार रिपीट किया, 3, फिर कितना बार रिपीट किया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस सब होता है, ये सब जो रहता है, ये सब कभी भी एक्चुअली जीन फॉर्म नहीं करता है। हम लोग का ओरिजिनली प्रोटीन कौन फॉर्म करता है, जीन कौन करता है ना। एंड में ट्रांसलेशन किससे होता है, वही जीन से mRNA बनेगा, mRNA से मेरा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो अल्टीमेटली किसका काम है, प्रोटीन बनाना, जीन का काम है। पर जो भी रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ से जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ये हम लोग का देखा गया है कि ह्यूमंस में बहुत ज्यादा अमाउंट में रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे कि जो न्यूक्लियोटाइड से खुद को रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ATC खुद को रिपीट कर रहा है कि नहीं, कितना बार रिपीट किया, 1 2 3 4 बार रिपीट किया। हो सकता है कि ये मेरे में 4 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, किसी और का डीएनए में हो सकता है इसी लोकेशन पे यही न्यूक्लियोटाइड को तो रिपीट कर रहा होगा, लेकिन 4 बार नहीं, 5 बार या फिर 10 बार रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको ये भी एक तरह का क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। समझ में आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब डिफरेंस, सिंपली डिफरेंस। तो सपोज ये मेरा डीएनए है और मेरा ये जो सीक्वेंस है किसी और का भी यही सीक्वेंस होगा, लेकिन एक पॉइंट पे मेरा ATC खुद को रिपीट कर रहा है, उसी तरह से ATC फिर से रिपीट कर रहा है, इसी तरह से रिपीट करते करते जा रहा है। तो ये मेरे डीएनए में कितना बार रिपीट कर रहा है, 4 बार रिपीट कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके डीएनए में वो 4 बार रिपीट करे, हो सकता है किसी और के डीएनए में वो 5 बार रिपीट करे, किसी के में 6 बार रिपीट करे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और ज्यादातर पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डिफरेंस डीएनए में जो डिफरेंस जो हम लोग बोल रहे हैं कि 1% डिफरेंट रहता है डीएनए, वो ज्यादातर डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसी तरह के रिपीटेड टेंडेंस में। इनको क्या कहा जाता है, रिपीटिंग टेंडेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे ज्यादातर पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता है। देखो क्या होगा कि ये जो रिपीटिंग मेरा सीक्वेंस है, ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस है, ये कभी भी प्रोटीन ज्यादातर नहीं बनाता है। प्रोटीन नहीं बनाता है मतलब ये जीन फॉर्म नहीं करता। जो हम लोग स्ट्रक्चरल जीन का बात करते थे, स्ट्रक्चरल जीन से मेरा प्रोटीन बनता है, वो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट ये नहीं होता है। ठीक है, इसको छोड़कर जो कि नॉर्मल हमारे सीक्वेंस है, जो कि नॉर्मली सीक्वेंस में रहते हैं, वो लोग हमारे स्ट्रक्चरल जीन बनते हैं। लेकिन ये सब कभी स्ट्रक्चरल जीन यूजुअली नहीं बनते। अगर ये स्ट्रक्चरल जीन नहीं बनते हैं तो ये क्या नहीं बनाएंगे, प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, जंक डीएनए। क्या कहते हैं इसको, जंक डीएनए। ठीक है, और देखो ये जो जंक डीएनए है, ये यूजुअली जो जंक डीएनए है जो कि हम लोग का प्रोटीन नहीं बनाता है। ठीक है, जो हम लोग का प्रोटीन नहीं बनाता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है, नहीं, हम लोग का जो डीएनए है उसमें से बहुत छोटा अमाउंट 2%, अबाउट 2% जो है वो जीन बनाता है। वही स्ट्रक्चरल जीन जो है क्या बनता है, मेरा प्रोटीन बनता है। तो डीएनए का कितना पार्ट हम लोग का प्रोटीन बनाता है, बस 2%। ठीक है ना, रेस्ट पूरे
पूरे एंटायर डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे, जंक डीएनए कहेंगे, ठीक है, जो कि काम नहीं करता है कुछ, लेकिन उस जंक डीएनए का भी कुछ काम है। उस जंक डीएनए में से कहीं कहीं पे एक ऐसा पार्ट आएगा जो कि खुद को रिपीट करेगा, जिसको हम लोग टैंडेम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिपीट करेगा खुद को, अब देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बस जंक डीएनए नहीं है, जंक डीएनए बहुत बड़ा होगा, लेकिन उनमें से कहीं पे एक जगह आएगा जहां पे कि क्या होगा, देखो जंक डीएनए किसको कहते हैं, जो कि बिल्कुल क्या नहीं बनाता है, जीन नहीं बनाता, उसको जंक डीएनए कहेंगे, ठीक है। जिसे प्रोटीन ही नहीं बनता उसको हम लोग जंक डीएनए कहेंगे। लेकिन उस जंक डीएनए में भी एक पोर्शन ऐसा आएगा जहां पे कि तुम्हारा क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड जो है खुद को रिपीट करेंगे, ठीक है। और कितने बार रिपीट करेंगे ये इंडिविजुअल से इंडिविजुअल तक डिफर करता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो जहां पे खुद को रिपीट करेगा, इनको अलग अलग डिवीजन किया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म मतलब सबसे ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है। क्यों बोलो तो, क्योंकि ये जो जितने सारे रिपीट करते हैं ये क्या नहीं बनाते हैं, प्रोटीन नहीं बनाते हैं। अगर प्रोटीन नहीं बनाते हैं तो ये उस जो इंडिविजुअल है जिसका शरीर में प्रोटीन बन रहा है, वो उसके रिप्रोडक्टिव सेल को अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर रिप्रोडक्टिव सेल को अफेक्ट नहीं करेंगे, सुनो, रिप्रोडक्टिव सेल को अगर अफेक्ट नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन में चेंज नहीं होते हैं। जरा सोचो, ये जो डीएनए है ये क्या होगा, सिंपली रेप्लिकेट होगा ना। जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, नया बच्चा पैदा हो रहा होगा या फिर नया ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा होगा, यही डीएनए जो है खुद को रेप्लिकेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रहा होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक मेरा एक जीन है, मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो प्रोटीन है, हम लोग क्या पता है, जीन जो जीन होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बहुत सारे कंडीशन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब ये जीन जो है वो सब्जेक्ट टू चेंज है, मतलब ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो जीन्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नहीं, तुम लोग को पता ही है बात। जीन जो होता है हम लोग का एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग का कैरेक्टर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग का ये जो पार्ट है जहाँ पे कि जो कि पॉलीमॉर्फिज्म बनाता है, वो अगर जीन में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो सिंपली क्या होगा, जब डीएनए कॉपी हो रहा होगा तो ये पार्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा, और ये पार्ट जाके क्या बनाएगा, मेरा प्रोटीन बनाएगा। जो ऑफस्प्रिंग वहाँ पे प्रोटीन ही बनाएगा। लेकिन ये जो पार्ट है ये तो सिंपली कॉपी हो गया ना, ये तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन अगर ये प्रोटीन नहीं बनाएगा मतलब ये जीन नहीं है, स्ट्रक्चरल जीन नहीं है। अगर ये प्रोटीन नहीं बनाएगा तो वो पूरा अपना लाइफ टाइम तक कहाँ पे, उस नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है वहाँ पे पड़े रहेगा, वैसे ही ना, सिंपली पड़े रहेगा। वहाँ पे क्या होगा, वो चेंज नहीं आ पाएगा, उसमें कोई दूसरा चेंज नहीं आ पाएगा, ये सुधार नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाई देता है। मतलब ये जनरेशन और जनरेशन तक ये ऐसे ही रहता है, ये ऐसे रिपीट ही करते रहेगा खुद को। सपोज ये क्या होता है कि ये भी जीन बनाता, ठीक है, अगर ये जीन बनाता तो क्या होता, हो सकता है इसमें चेंजेस आता, हो सकता है इसमें क्या होता है, ये खुद को करेक्ट कर लेता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि ये तो जीन ही नहीं बनाता। अगर जीन नहीं बनाता तो प्रोटीन नहीं बनाएगा। सिंपली क्या होता है, ये रेप्लिकेट कर देता है, तो खुद को रेप्लिकेट कर देता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में वो चला जाता है। लेकिन वो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में चला जाता है वो वहाँ पे सिंपली वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे बस स्टेबल बस वैसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं इसका। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन जितने सारे भी डिफरेंट तरह के जो हम लोग का टेंडेंस है, सॉरी हाँ, ये जो डीएनए का जितना जो अलग अलग पार्ट है, जो कि एक जंक डीएनए है, एक मेरा स्ट्रक्चरल जीन है, उनको अलग अलग लिखते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल जीन लिखते हैं, दूसरे को जंक डीएनए लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जितना हम लोग का डिफरेंट पार्ट्स है हम लोग का जीन का, उसको एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो रिपीटिंग है उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ये तो ठीक है, वो सीक्वेंस को हम लोग टैंडम कहेंगे। और देखो जो हम लोग का पूरा एंटायर जीन है, सॉरी पूरा जो डीएनए है मेरा, इसको हम लोग अगर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन करें, मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट से सेंट्रीफ्यूज करें इसको, तो जो 99.99% मेरा जो स्ट्रक्चरल सॉरी जो पूरा एंटायर डीएनए है, जो कि मेरा 99.99% सब में सेम रहता है, वो एक तरफ हो जाएगा। और जो डिफरेंट है, मतलब ये वो एक अलग पिक बनाएगा। देखो ये डेंसिटी ग्रेडियंट डस्टर कहाँ है, देखो देखो ये जो मेरा डीएनए है, देखो
ठीक है। मेरा जो डीएनए है, तुम लोग को बुक में वैसे कुछ नाम नहीं दिया है, लेकिन हम बता देते हैं तुमको। जो मेरा डीएनए है ये क्या करेगा कि इसके एप्लीकेशन के हिसाब से ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक क्या है जो कि खुद को रिपीट करता है ना, जो हम लोग इसको टेंडेम बोल के पढ़ रहे हैं, जो खुद को रिपीट करता है, और दूसरा जो कि खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। जो खुद को रिपीट नहीं कर रहा है वो ऑलमोस्ट 99.99% सेम होगा। हम क्या बोले तुम लोग को कि ज़्यादातर जो हम लोग का 99.99% डीएनए सेम होता है वो सब में सेम होता है, और 1% जो है वो डिफरेंट होता है। और ये जो रिपीटिंग होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, मतलब 1% में आएगा वो, ठीक है। तो देखो जो हम लोग का रिपीटिंग होता है और जो नॉन रिपीटिंग होता है, उन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, और पूरा एंटायर डीएनए का लेंथ कितना है, कहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है न्यूक्लियोटाइड्स का, उस बेसिस के ऊपर सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो जो मेजॉरिटी कंसंट्रेशन, मतलब जो कि नॉन रिपीटिंग टेंडम से जो कि खुद को रिपीट नहीं करते वो एक अलग साइड रह जाएंगे, और जो कि खुद को रिपीट कर रहे हैं वो एक अलग साइड रह जाएंगे, ठीक है। तो जो रिपीटिंग है, मतलब जो कि खुद को रिपीट कर रहे हैं वो एक अलग साइड रहेगा, और जो नॉन रिपीटिंग है खुद अलग साइड रहेगा। जो नॉन रिपीटिंग है वो जो जितने सारे जो कि नॉन रिपीटिंग डीएनए होंगे हम लोग के, वो सारे के सारे जो होंगे 99% होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा होंगे वो सब, क्योंकि हम लोग का डीएनए जो है उसमें ज़्यादातर क्या है, नॉन रिपीटिंग है, खुद को रिपीट नहीं करते हैं। बहुत ही कम लोकेशन ऐसा आता है, 1% में ऐसा लोकेशन आता है जहाँ पे खुद को वो रिपीट करते हैं, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग को ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिलेगा, नॉन रिपीटिंग वाले देखने को मिलेंगे। तो वो जो नॉन रिपीटिंग वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं बल्क डीएनए, समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्क डीएनए। तुम लोग जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो वो जो डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो उसमें क्या होगा कि जो डीएनए है इसमें एक पोर्शन जो है ये मेरा रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है, देखो ये ATT GCAT ऐसा कुछ है, ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग अपना नॉर्मल सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन एक पोर्शन आएगा जहाँ पे कि ATC खुद को रिपीट कर रहा है, फिर से ATC खुद को रिपीट कर रहा है, फिर से ATC खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा जब तुम इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे तो जो ये जो पार्ट है जो कि खुद को रिपीट कर रहा है पूरा डीएनए का, वो बहुत बड़ा पार्ट होगा, और रिपीटेशन बहुत छोटे छोटे, बहुत कहीं बहुत रेयरली कहीं पे हो रहा होगा। तो क्या होगा जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो ये अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। तो ये जो अलग हो जाएंगे इनको हम लोग कहते हैं बल्क डीएनए। बल्क मतलब होता है पूरा एंटायर बल्क, बहुत ज्यादा। और जो ये होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, सैटेलाइट, ठीक है। इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग को क्या मिलेगा, सैटेलाइट डीएनए मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये सैटेलाइट डीएनए है वो फिर से दो तरह का है, एक है माइक्रो, एक है मिनी। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो देखो तुम लोग का बस एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर डीप जाने का तुम लोग को जरूरत नहीं है। क्यों बोलो तो क्योंकि ये पूरा एंटायर हायर स्टडीज है तुम लोग का, ये सैटेलाइट ऑफ डीएनए, और फिर इसके अंदर जाके तुम लोग को पढ़ना, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना, ये हायर स्टडीज में। देखो जो भी बायोलॉजी लेके पढ़ोगे तुम लोग शायद इसको पढ़ोगे जरूर इसको, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए जो है, अब हम लोग को क्या जरूरत है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग सैटेलाइट डीएनए का यूज करते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैटेलाइट डीएनए। क्योंकि ये जो है बल्क डीएनए जो है वो तो हम लोग को पता है कि बल्क डीएनए 99.99% सबके साथ सेम ही होगा। तो सपोज तुमको एक ब्लड ड्रॉप मिला, ठीक है, उसका अगर तुम बल्क डीएनए लेते हो, उसका बल्क डीएनए निकालते हो, ठीक है, और उससे तुम क्या निकालते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रिजल्ट निकालते हो, तो वो तो दूसरे का बल्क डीएनए के साथ सेम ही होगा ना, क्योंकि ज्यादातर तो बल्क डीएनए जो है 99.99% सबके अंदर सेम ही है। तो तुम जो रिजल्ट निकालोगे सबके साथ वो सेम निकलेगा, सबके साथ मैच करेगा, सबके साथ मैच करेगा, तो फिर फायदा क्या होगा। तुम लोग को पता है ना 99 मतलब दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनमें से 99% लोगों का डीएनए मैच करता है, ठीक है। मेरा तुम लोग के साथ 99% मैच करेगा, ठीक है। तो सपोज हम मर्डर किए, हाँ 99% मैच करेगा, ठीक है। अब हम मर्डर किए तो सपोज मजनून को उठा के ले जाएंगे, तो फायदा क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है कि अगर इसके बेसिस के ऊपर, बल्क डीएनए के बेसिस के ऊपर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो कि डिफरेंट है, और डिफरेंट कहाँ पे है, जहाँ पे रिपीटिंग सीक्वेंस होता है वहीं पे डिफरेंस आता है। मेरा डीएनए जो होगा वहां पे सपोज ये जो रिपीटिंग सीक्वेंस है वो 3 बार रिपीट कर रहा है, हो सकता है एरम के रिपीटिंग सीक्वेंस में वो 6 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो सपोज वो मर्डर किए तो उसको उठा के लेके जाएंगे, मेरे को नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो
तो ये जो है इसीलिए हम लोग सैटेलाइट डीएनए का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जो जंक डीएनए होता है जो कि प्रोटीन नहीं बनाता, ये तो प्रोटीन नहीं बनाता है ना, ये रिपीटिंग सीक्वेंस प्रोटीन बनाता है क्या, नहीं बनाता है। इसका भी काम है, क्या काम है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग का हेल्प करता है। पहले काम नहीं था, वो ऐसे पड़ा रहता था, लेकिन हम लोग का जो एलेक्स जेफरीज है जो कि हम लोग के साइंटिस्ट है, वो इसको निकाल के दिए हैं हम लोग को, क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। जो लिखना है इसको लिख लो पहले थोड़ा सा, और फोटो उठा के फिर भेजो। नहीं वो तो वैसे हम वीडियो बना सकते हैं। हाँ वो मतलब उसका ही काम होता है हम लोग फिंगरप्रिंट किसका किसका सैटेलाइट फिंगरप्रिंट नहीं, हम लोग फिंगरप्रिंट का बात नहीं कर रहे, हम लोग डीएनए का बात कर रहे हैं। देखो फिंगरप्रिंट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो हम लोग का डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि ये जो है डीएनए को अलग दिखाएगा। देखो हम लोग का सबका डीएनए 99% सेम है ना, उसमें बस 1% डिफरेंस है। तो अगर हमको पहचानना है कि मेरा डीएनए तुम्हारा डीएनए से डिफरेंट है, पहचानना है, तो कहाँ पे पता चलेगा? वो 99% वाले को लेंगे तो पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरा और तुम्हारा सेम रहेगा। लेकिन अगर हम वो 1% डिफरेंस जो है उसको लेंगे तो पता चलेगा कि मेरा जो डिफरेंस है मेरा डीएनए जो है तुमसे डिफरेंट है, ठीक है। अब वो 1% वाला कहाँ अकर करता है? हम लोग को पता है कि वो जीन में अकर नहीं करता, स्ट्रक्चरल जीन में नहीं अकर करता है। स्ट्रक्चरल जीन लगभग सबका सेम होता है। वो अकर कहाँ पे करता है? जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक ही डीएनए के डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। अब देखो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जब एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर, ठीक है, जब इनहेरिटेबल कैरेक्टर जो है वो अगर किसी तरह से जनरेशंस में हाई फ्रीक्वेंसी में अकर करता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अकर करेगा, तब हम लोग उसको कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि ये सपोज ये जो सीक्वेंस है, सपोज ये एक आदमी के पास है, उसके बच्चे के पास भी चला जाता है। लेकिन देखो ये इनहेरिटेबल है क्या? इनहेरिटेबल नहीं है। ये कोई प्रोटीन बनाता है क्या? प्रोटीन नहीं बनाता है। वो सिंपली रेप्लिकेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में चल जाएगा, ठीक है, और वहां पे पड़ा रहेगा। फिर से वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा, पड़ा रहेगा वहीं पे। ये कोई भी काम नहीं करता है, लेकिन ये दिखता बहुत बार बार है, बहुत बार बार दिखता है, फ्रीक्वेंसीज का बहुत ज्यादा है। सपोज एक आदमी के पास ये 3 बार रिपीट कर रहा है, उसका बच्चा के पास हो सकता है वो 6 बार रिपीट करे। फिर वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वो क्या होगा, अलग अलग जगह पे, मतलब उस पूरे एंटायर एरिया में वो फैल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि तुमको जनरेशन अप टू जनरेशन ये तुमको दिखेगा, ठीक है, लेकिन इसको कोई काम नहीं है, इसलिए नॉन इनहेरिटेबल है, इसलिए इसको कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? सैटेलाइट डीएनए का यूज करेंगे। किस चीज के लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। अब ये होता कैसे है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लिख लियो इसको, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो एंड मिनी। देखो मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग को पता है भी, हम लोग सैटेलाइट डीएनए ले लिए, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसको कहते हैं VNTR, ये फिर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिसीप्ट्स। क्यों ऐसा क्या कहा जाता है? देखो जो हम टैंडेम रिसीप्ट मतलब जो हम बताए रिपीट्स, ठीक है, जो हम बताए तुम लोगों की जो डीएनए का सीक्वेंस है खुद को रिपीट करता है, हम क्या बताएं कि वो जो सीक्वेंस है वो सब में अलग अलग तरह से रिपीट करता है। मेरे में अगर 3 बार रिपीट कर रहा होगा तो तुम्हारे में 6 बार रिपीट कर रहा होगा। तो ये कितना बार रिपीट करता है ये डिटरमिन करता है कि क्या तुम्हारा डीएनए मेरे डीएनए से डिफरेंट है, ठीक है। और इसी चीज़ का वो हेल्प लिए थे, और इसी चीज़ का वो इसी मेथड को वो मॉडिफाई करते हैं, जिससे कि हम लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक मिलता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? VNTR, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, ठीक है, VNTR टेक्निक। और ये सबसे ज्यादा एबंडेंटली यूज टेक्निक यही है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टेक्निक भी यही है, ठीक है। तो देखो मेथोडोलॉजी सबसे पहले क्या होता है, इसका सबसे पहला स्टेप है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम, TNDEM, टैंडेम रिपीट्स, ठीक है। हाँ बोलो।
क्या बोल? अच्छा पहले सोच लो। एटीसी अगर मेरा बॉडी में 4 बार रिपीट किया, अगर किसी और के बॉडी में भी एटीसी 4 बार रिपीट किया तो सेम हो जाएगा? नहीं तो देखो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जरूर तुम्हारा, क्योंकि हम क्या बोले तुमको एक बार तुम जो बोल रही हो कि तुम्हारा एक पॉइंट पे एटीसी 4 बार रिपीट करता है, ठीक है। अब सोचो किसी दूसरे एरम के बॉडी में भी वो 4 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा वो जो डीएनए है वो 99% में आ रहा है, मतलब वो क्या है कि तुम्हारा डीएनए मैच कर रहा है उससे, ठीक है। थोड़ा सा वैसा बात है 99% मैच करना चाहिए तो मैच करेगा, जरूरी है कि डिफरेंस रहेगा ही। हाँ, लेकिन 1% डिफरेंस रहता है तो जरूरी है कि तुम्हारा बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा जहाँ पे कि वो जो रिपीट कर रहा है वो 3 बार रिपीट कर रहा होगा, उसका बॉडी में 6 बार रिपीट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम तो एक पॉइंट का बात कर रही हो ना। ऐसे तो 1.4 मिलियन शायद तुम लोग जीनोम प्रोजेक्ट में देखे हो तुम लोग, शायद 1.4 मिलियन ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कि क्या मिलता है हम लोग को, डिफरेंस मिलता है, ठीक है। तो ये जो ऐसे बहुत सारे उन जितने सारे पॉइंट्स में से कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसमें कि तुम्हारा इससे डिफरेंट है, उससे पता चलेगा कि तुम्हारा डीएनए इससे कितना डिफरेंट है, ठीक है। और कहाँ पे डिफरेंट है, कहाँ पे डिफरेंस है वो पता चलेगा, और जरूरी है आएगा, सब में थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है, और वही तो वेरिएशन बनाता है, ठीक है। देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहला क्या है, आइसोलेट करना रहता है। तुम लोग पढ़े हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसको कैसे किया जाता है आइसोलेट, बोलो। उसको ब्लड आइसोलेशन ऑफ डीएनए को आइसोलेट कैसे किया जाता है, अलग कैसे किया जाता है। सिंपली एक सेल लो, कोई भी तरह का सेल, और यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज सेल कौन सा है, ब्लड ड्रॉप, ब्लड का ड्रॉपलेट या फिर हेयर फॉलिकल, ठीक है, हेयर, ठीक है, या फिर कोई भी लिविंग टिश्यू सेल, ठीक है, कोई भी टिश्यू सेल, किसी भी तरह का टिश्यू सेल जो है उससे हम लोग, हाँ ब्लड तो आरबीसी की वजह से रेड हो जाता है, तो उसमें तो न्यूक्लियस नहीं होता है, तो मतलब डीएनए भी नहीं होगा। तो उसमें और भी तो सेल्स होंगे, ऐसा ये नहीं है कि ब्लड में बस आरबीसी रहता है, ऐसा नहीं है ना। उसकी वजह से ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो जानते हो कि नहीं, कनेक्टिव टिश्यू है मतलब, अच्छा छोड़ो, जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि टिश्यू है तो मतलब क्या है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, यानी कि सेल्स होंगे, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं लेकिन और भी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं हम लोग का वो, रेड ब्लड सेल की वजह से सिर्फ रेड होता है, और उसका और भी बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है। तुम लोग को रेड ब्लड सेल का और भी बहुत सारा फंक्शन है, ऑक्सीजन ट्रैप करना। तो देखो ये एक कंसेप्ट कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसमें उसका काम नहीं है डीएनए में, ऐसा नहीं है। रेड ब्लड सेल का बहुत सारा फंक्शन होता है, लेकिन हम लोग जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लेते हैं वो रेड ब्लड सेल्स को नहीं लेते, ब्लड सेल्स, ब्लड ड्रॉप से, क्योंकि ब्लड ड्रॉप जो होता है वो जो सूखा नहीं होगा, मतलब जो कि क्या होगा, फ्रेश ब्लड ड्रॉप रहता है, उसमें फ्रेश सेल्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हर टाइम हम लोग का बॉडी में जाता रहता है, तो उस टाइम उसमें लिविंग सेल्स होंगे तो आसानी से उससे डीएनए निकल जाएगा। तो ब्लड ड्रॉप से बहुत अच्छा से हम लोग का कोई भी एक सेल निकल जाएगा, उससे हम लोग का ड्रॉपलेट निकल जाएगा, और सॉरी ड्रॉपलेट होगा तो उसमें से सेल निकल जाएगा, सेल में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डीएनए निकाल सकते हैं, डीएनए, और क्या होगा उसके बाद, या फिर हेयर फॉलिकल, मतलब हम लोग का बाल से भी आसानी से डीएनए निकाला जा सकता है, ठीक है। या फिर किसी भी बॉडी टिश्यू जो कि एक्टिव हो, ठीक है, जो कि एक्टिव बॉडी टिश्यू हो, उससे तुम क्या निकाल सकते हो, कौन सा पोजीशन, बाल का कोई भी पोजीशन से, जड़ वाला, नहीं कोई भी पोजीशन से बाल से निकाल सकते नीचे का पोजीशन रहता है, हो, क्या बराबर रहता है, नहीं मरा हुआ नहीं रहता है, देखो तब तो काटते तो दर्द नहीं होती। ऐसा कैसे, बात है कि बाल के साथ न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जुड़े नहीं होते, इसलिए तुमको दर्द नहीं होता, ठीक है। डेढ़ सेल होता है ना, डेढ़ सेल होता है, तो उससे नाखून में बाल में होता है ये नहीं होते, क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं होते, इसलिए हम लोग को दर्द नहीं होता। नहीं तो जहाँ पे भी न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, न्यूरॉन सेल्स हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे तुमको दर्द होगा, तो मतलब नीचे के पोजीशन में भी सेल है, बाल सेल से ही बना हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर जो देखो हम क्या बोले थे, डीएनए जो है नॉन डिस्ट्रक्टेबल है, मतलब इतना जल्दी वो डिस्ट्रक्ट होता नहीं है। तुम्हारे अगर तुम्हारा शरीर पे बाल है तो उसमें डीएनए निकल जाता है आराम से, वहाँ पे भी डीएनए होगा, ठीक है। हालांकि वो डेड सेल ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे डीएनए होगा, निकाला जा सकता है। जब तक वो तुम्हारे शरीर से मतलब जुड़ा हुआ है तब तक उसमें डीएनए रहता है, और जब गिर जाएगा वो तब तक उसमें फ्रेश डीएनए रहता है। और यहाँ तक कि बाल जो है डिग्रेड नहीं करता, क्योंकि बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं करता है, तो यानी कि तुम उसको बहुत टाइम बाद भी उस बाल से डीएनए निकाल सकते हो। उसमें भी डीएनए होगा तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंज होगा, बाल के हिसाब से, कलर का हिसाब से शो करता है। हाँ देखो अब क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ, देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले आइसोलेट कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या है, उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या था, बोलो क्या होता है, हाँ, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। बुक से देख दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। क्या होता है ये कि अगर एक डीएनए है मेरा, डीएनए फ्रेगमेंट है मेरा ये, तो क्या होगा उससे, सपोज ये डीएनए है, इसमें से हम क्या करेंगे, आरई को डालेंगे इसमें, ठीक है। आरई जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा और एक्ट कर क्या करेगा, कुछ कुछ जगह को डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब खा जाएगा कुछ कुछ जगह को। तो उससे क्या होगा, ये अलग अलग लेंथ का मेरा क्या बन जाएगा, डीएनए जो है फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कर लेगा, वो कुछ कुछ जगह को खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अलग अलग क्या निकलेगा, मेरा डीएनए का अलग अलग फ्रेगमेंट निकलेगा। हम लोग डीएनए को जो 2 मीटर का लंबा डीएनए है उसको छोटा छोटा कर देंगे, ठीक है, ताकि इजी हो और हम लोग बाद में कंपेयर भी कर सकें। तो ये हो गया हम लोग का सेकंड स्टेप। इसको क्या कहते हैं, डाइजेशन हो गया, इसको मिटाएं, ठीक है। नहीं, सेकंड वाला नहीं सर, ठीक है, बच्चे वाला को जल्दी लिखो। हम लोग इसके ऊपर लिखना तो ये पॉइंट सबको एक्सप्लेन कर देंगे ना। हाँ ओबिसो क्या लिखे तो सर, हमें डाइजेशन आ रही क्या डाइजेशन रेस्ट्रिक्शन